रहे हैं पढ़ने के लिए आज केमिस्ट्री क्लास 10 पाठ 4 कार्बन और उसके यौगिक। सबसे पहले कार्बन के बारे में हम लोग समझते हैं तो बता सकते हैं कार्बन वर्ग 14 के तत्व है। इसकी संयोजकता 4 होती है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। सबसे अधिक संयोजकता होने के कारण ये किसी भी तत्व से संयोग करके यौगिक बना सकता है। तो बहुत सिंपल है। कार्बन देखिए सबसे अधिक संयोजकता 4 होती है, वर्ग 14 में पाया जाता है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं और सबसे अधिक संयोजकता होने के कारण यह किसी भी तत्व से क्रिया करके यौगिक बना लेता है। उसके बाद से एक चीज़ आता है जिसका नाम होता है सहसंयोजी बंध। तो देखिए जब 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से जो बंध बनता है उसे सहसंयोजी बंध कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से जो बंध बनता है उसे सहसंयोजी बंध कहते हैं। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड सहसंयोजी बंध के उदाहरण हो जाएंगे, हाइड्रोजन हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। उसके बाद से एक चीज़ आता है जिसका नाम होता है सहसंयोजी बंध के प्रकार। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एकल बंध। कह सकते हैं कि जब 2 परमाणुओं के मध्य एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनता है उसे एकल बंध कहते हैं। तो जब 2 परमाणुओं के मध्य, एकल से ही नाम सुन रहे हैं कि जब 2 परमाणुओं के मध्य एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनता है उसे एकल बंध कहते हैं। उदाहरण में हम लोग हाइड्रोजन लिख सकते हैं। हाइड्रोजन जो होता है इसमें एकल बंध होता है। उदाहरण में आप कैसे दिखाएंगे इसको, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है, यह भी हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो क्या करेगा, अगर इस दोनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो ये निष्क्रिय अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। तो ये हाइड्रोजन जो होता है एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से ये ले लेगा, तो इसके पास 2 हो गए ना, तो ये अपना अष्टक पूरा कर लिया। ये हाइड्रोजन इसके पास एक है, एक इसके पास चाहिए, तो ये भी अपना अष्टक। इसीलिए हाइड्रोजन यहाँ पर देखिए ये दोनों आपस में साझेदारी कर लिए हैं, इसीलिए इसको एक तीर से हम लोग दर्शाते हैं। उसके बाद से एक चीज़ आता है जिसका नाम होता है द्विबंध। तो द्विबंध में भी आप बता सकते हैं कि जब 2 परमाणुओं के मध्य 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनता है उसे द्विबंध कहते हैं। याद करो, जब 2 परमाणुओं के मध्य 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनता है उसे द्विबंध कहते हैं। इसे डबल जो रेखा है से प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन O2 है। आप देखिए ऑक्सीजन का 8 होता है, जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 6 होगा। याद करो, इसके अंतिम में भी 6 होगा तो 6 हमने दिखा दिया डॉट से। इसके अंतिम में भी 6 होता है तो 6 हमने दिखा दिया। अब इसको 8 करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो देखिए दोनों साझेदारी करते हैं 2-2, ये इलेक्ट्रॉन 2 और ये 2, 8 इसके पास हो गए। 2 ये है, 2 ये है, 2 ये 4, 2 6, इसके पास भी 8 हो गए, 2 2 4 2 6 2 8। इसीलिए ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हम लोग लगाते हैं। उसके बाद से आपका आता है त्रिबंध। तो जब 2 परमाणुओं के मध्य 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनता है उसे त्रिबंध कहते हैं। उदाहरण के लिए नाइट्रोजन N2 हम लोग लिख सकते हैं। नाइट्रोजन जिसका 7 होता है 2 और 5 लिख देंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और देखिए इसका अंतिम में 5 है, क्योंकि अंतिम कोष में 5 है, तो 5 आप 3 और 2 5, इसका अंतिम में 5 है तो 2 और 3 5, एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा। इसलिए नाइट्रोजन के बीच में हम लोग ट्रिपल बॉन्ड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट आपका रहेगा अपरूप। अपरूप कोई पूछेगा तो कह सकते हैं किसी तत्व या पदार्थ के वे गुण जो कई रूपों में पाया जाता है, जिसका भौतिक गुण अलग अलग तथा रासायनिक गुण एक समान होता है, उसे अपरूप कहता है। बहुत सिंपल है, किसी तत्व का या किसी पदार्थ का वह गुण जिससे वो कई रूपों में पाया जाता है, उसके भौतिक गुण अलग अलग होते हैं लेकिन रासायनिक गुण एक समान होते हैं। कार्बन का अपरूप हम लोग पढ़ेंगे और कार्बन के 3 अपरूप होते हैं। तो कार्बन के अगर अपरूप कोई पूछता है तो आप सीधे कहिएगा कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, जिसमें पहला आता है ग्रेफाइट। बता सकते हैं ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है। ग्रेफाइट सबसे मुलायम पदार्थ होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है लेकिन ऊष्मा का कुचालक होता है। तो ग्रेफाइट बहुत ही मुलायम पदार्थ होता है, ये विद्युत का सुचालक होता है लेकिन ऊष्मा का कुचालक होता है। अगर आप ग्रेफाइट की संरचना बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से बना करके आप बता सकते हैं। यही ग्रेफाइट की संरचना है। उसके बाद से नेक्स्ट जो हम लोग चलते हैं उसका नाम होता है हीरा।
आप बता सकते हैं हीरा के भी बारे में कि हीरा कार्बन का अपरूप होता है, हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है, यह विद्युत का कुचालक होता है तथा यह ऊष्मा का सुचालक होता है। तो ये विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत का कुचालक होता है लेकिन ऊष्मा का सुचालक होता है, बहुत ही कठोर पदार्थ होता है। तीसरा आप बता सकते हैं बंक मिस्टर फुलेरिन की संरचना, यह कार्बन का अपरूप होता है, ये 60 कार्बन से मिल करके बना होता है। यह भी बता सकते हैं कि 60 कार्बन से मिल करके बना होता है। उसके बाद से आगे जब आप बढ़ेंगे तो एक चीज़ आपका आता है जिसका नाम होता है कार्बनिक रसायन। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके द्वारा कार्बन से बने यौगिक के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो आप बता सकते हैं कि कार्बनिक रसायन का मतलब ही होता है कि जिसके द्वारा कार्बनिक यौगिक के बारे में अध्ययन किया जाता है। उसके बाद से एक और आता है कार्बनिक यौगिक। तो वे यौगिक जो कार्बन से मिल करके बने होते हैं उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। यह भी बहुत सिंपल है, वे यौगिक जो कार्बन से मिल करके बने होते हैं उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। उदाहरण में मेथेन आप लिख सकते हैं, एथिल अल्कोहल लिख सकते हैं और आप एथिलीन भी लिख सकते हैं। उसके बाद से अकार्बनिक यौगिक, यह भी बता सकते हैं कि वे यौगिक जो कार्बन से मिल करके नहीं बने होते हैं उसे अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। बहुत सिंपल है, वे यौगिक जो कार्बन से मिल करके नहीं बने होते हैं उसे अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। उसके बाद से आगे जब चलेंगे तो हाइड्रोकार्बन आता है। तो वे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिल करके बने होते हैं उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मेथेन लिख सकते हैं, एथिल अल्कोहल ये वगैरह हम लोग लिख सकते हैं। एथिल अल्कोहल इसमें नहीं आएगा, ये नहीं आता है, तो हाइड्रोकार्बन होता है। अब देखिए हाइड्रोकार्बन भी दो प्रकार का होता है। जिसका पहला आता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो इसके बारे में कोई पूछता है तो कह सकते हैं कि वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में केवल एकल बंध पाया जाता है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन बता सकते हैं कि वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में केवल एकल बंध पाया जाता है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उदाहरण में आप एल्केन के सभी सदस्य यानी मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन वगैरह हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट आता है जिसका नाम होता है एल्कीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बता सकते हैं कि वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है तो उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एल्कीन तथा एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण। एथिलीन है, देखिए C2H4, आप आगे जब देखेंगे तो इसको पढ़ेंगे भी। एथिलीन है, एसिटिलीन है और ये प्रोपीन है इत्यादि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण हैं। उसके बाद से एक चीज़ आता है एल्केन। तो बता सकते हैं कि संतृप्त एल्केन एक उदाहरण, मान संतृप्त जो होता है ना संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एल्केन एक उदाहरण है। हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है, इसमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है। इसका समान सूत्र CnH2n+2 होता है। याद कर लेना सूत्र CnH2n+2 होता है। अब देखिए पहचान कैसे करेंगे किसी यौगिक में वह एल्केन का ही सदस्य है। पहला बात है पहचान, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा एकल बंध ही लगा होगा। सूत्र आप देख रहे हैं CnH2n+2। आप जब IPAC नाम लिखेंगे तो जो आल्क अभी आपको बताएंगे, जो आल्क होगा उसमें A और E जोड़ देंगे। जैसे अगर मैं आल्क की जब बात कर रहा हूँ तो होना चाहिए ना यहाँ पर कार्बन की संख्या, यहाँ पर आल्क। देखिए कार्बन अगर 1 होगा आप उसको मेथ लिखेंगे, आल्क की जगह पर मेथ लिखेंगे। कार्बन 2 होगा एथ, 3 होगा प्रोप, 4 होगा ब्यूट, 5 होगा पेंट, 6 होगा हेप्स, 7 होगा हेप्ट। अब देखते रहिएगा 8 होगा ऑक्ट, 9 होगा नोन, 10 होगा 10। यानी कार्बन काउंट करने के बाद 10 आएगा तो इसके लिए डेक लिखेंगे। उसके बाद से आगे हम लोग बढ़ते हैं तो एल्केन का IPAC नाम लिखना। देखिए कार्बन N=1, कार्बन 1 लेते हैं तो आपका कार्बन 1 तो हाइड्रोजन कितना आ जाएगा, N की जगह पर 1 रखेंगे तो 2 और ये 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। कार्बन 1 है तो आप इसको मेथेन लिख सकते हैं। N=2, कार्बन 2 है तो देखिए यहाँ पर 2 हो रहा है तो 2 के लिए मैंने एथ लिखा था और यानी जोड़ देंगे एथेन। कार्बन 3 होगा, 3 के लिए प्रोप लिखते हैं और यहाँ पर प्रोपेन हो जाएगा। कार्बन 4 लेंगे, 4 के लिए ब्यूट होता है
आप इसमें एन जोड़ देंगे, ब्यूटेन हो जाएगा। कार्बन की संख्या 5 लेंगे, 5 के लिए पेंट होता है, इसमें एन जोड़ देंगे, पेंटेन हो जाएगा। एन का मान 6, कार्बन जब 6 लेंगे, 6 के लिए हेक्स होता है, हेक्सेन हो जाएगा। एन बराबर 7, जब 7 होंगे तो हेप्ट रहेगा, इसमें एन ही जोड़ देंगे, हेप्टेन हो जाएगा। और अगर एन बराबर 8 लेते हैं तो 8 के लिए ऑक्ट लिखते हैं, इसमें एन ही जोड़ देंगे, ऑक्टेन हो जाएगा। ये सब बातें आपको याद होना चाहिए। चलिए अगर आप और आगे बढ़ते हैं तो जैसे अगर आपसे कोई पूछता है तो अगर कार्बन की संख्या आप 9 लेते हैं तो C9H20 नोनेन हो जाएगा। एन बराबर 10 अगर 10 लेते हैं तो यहाँ पर डेकेन हो जाएगा। तो इसी तरीके से कुछ और भी नाम आ सकते हैं, जैसे CH4 है तो मेथेन, आप इसको देखिए यहाँ पर CH3 है, फिर CH2 CH3, आप इसको प्रोपेन भी लिख सकते हैं। ये देखिए कार्बन खाली काउंट करिए, कार्बन कितने हो रहे हैं 4, तो इसके लिए ब्यूटेन लिख सकते हैं। अगर आपको दिखाई दे, यहाँ पर देख रहे हैं केवल कार्बन का काउंट करिए, देखिए यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, 3 आप ऐड करेंगे तो 3 और एक ये बॉन्ड 4 होना चाहिए। यहाँ पर कार्बन कितने हो रहे हैं, कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन के 2 और 2 ये बॉन्ड 4 हो गए, और हाइड्रोजन के 2 और 2 ये बॉन्ड 4, हाइड्रोजन के 2 और 2 ये बॉन्ड 4, 3 ये और एक ये 4। चलिए काउंट करिए, कार्बन देखिए 1 2 3 4 5 होते हैं, तो इसके लिए हम पेंट लिख करके एन जोड़ देंगे। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कार्बन है, हाइड्रोजन 4 ओर से जुड़ा है, 4 होते हैं कार्बन के पास, और इसके लिए मेथ और इसमें एन जोड़ देंगे तो हम इसको मेथेन कह देते हैं। उसके बाद से एक और होता है जिसका नाम होता है एल्कीन। तो देखिए एल्कीन है, एल्कीन में कार्बन के मध्य द्विबंध अवश्य पाया जाता है और इसका समान सूत्र CnH2n होता है। IPAC नाम लिखते समय कार्बन की गिनती उधर से या उस ओर से करते हैं जिधर से द्विबंध पहले आता है। ये बात जरूर याद रखना कि जब भी हम लोग काउंटिंग करेंगे लिखने के लिए तो हम उधर से काउंटिंग करते हैं जिधर से द्विबंध पहले आता है। देखिए इसके कुछ नियम और भी दिए गए हैं। पहचान एल्कीन के लिए कहीं ना कहीं आपके कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड अवश्य आया होगा। IPAC नाम जब लिखेंगे तो आल्क में आप EN जोड़ेंगे। अगर आपको लगता है कि कहीं डबल बॉन्ड आ गया तो जो आल्क होगा उसमें EN जोड़ते हैं। और एल्कीन के यौगिकों का अब हम लोग IPAC नाम कैसे लिखेंगे, देखिए ना, N का मान 2 है तो आप इस सूत्र पर रखेंगे। देखिए यहाँ पर 2 रखें तो 2 हमने लिखा, यहाँ पर 2 रखा तो हाइड्रोजन 4, जब 2 ये है तो एथ लिखेंगे और इसमें EN जोड़ देंगे, एथीन। 3 रखिए, 3 यहाँ पर रखेंगे तो 3 दूना 6 हाइड्रोजन, तो देखिए CH3 CH CH2, 2 यहाँ पर हाइड्रोजन, 1 यहाँ पर, 3 यहाँ पर। इस तरीके से संरचना होगा। देखिए 2 ये बॉन्ड है, 2 ये हाइड्रोजन, 4 हो जाएगा इस कार्बन का। इस कार्बन का भी तो 4 चाहिए, तो 2 ये बॉन्ड है, 1 हाइड्रोजन है और 1 ये पीछे वाला है, तो 4 हो गया। नाम लिखेंगे तो देखिए आपको मैं बताता हूँ, काउंट किधर से करेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड पहले आता है, इधर से 1 2 3। आप पहले एथ लिखिए और डबल बॉन्ड पहले कार्बन में है तो इसके लिए 1 और डबल बॉन्ड के लिए EN लिख देंगे आप। उसके बाद से देखिए N का मान 4 है तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं, तो N का मान 4 है तो आप देखिए लिखते गए। फिर आप यहाँ पर चाहें तो डायरेक्ट प्रोपीन लिख सकते हैं, आप प्रोप लिख करके 1 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके 4 दिखाया गया, लेकिन डबल बॉन्ड यहाँ पर है। काउंट करिए, इधर से भी करेंगे तो दूसरा नंबर पर आता है, तो 1 2 3 4, तो प्रोप 4 होता है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर आप ब्यूट लिख देंगे और ब्यूट लिख करके तब आप इसमें 2 लिख करके EN जोड़ देंगे। N का मान अब यहाँ पर 6 होगा। इस तरीके से जो भी आपका नाम आएगा उसको आप लिखते चले जाएंगे। 7 होगा उसके लिए, 8 होगा उसके लिए, आप लिखते चले जाएंगे। इस तरीके से IPAC नाम इसका आप लिख सकते हैं। उसके बाद से तीसरा जो बात आता है उसका नाम होता है एल्काइन। तो बता देंगे कि एल्काइन में कार्बन कार्बन के मध्य कहीं कहीं यानी कहीं ना कहीं ट्रिपल बॉन्ड अवश्य पाया जाता है। इसका समान सूत्र CnH2n-2 होता है। और एल्काइन में IPAC नाम लिखते समय कार्बन की गिनती उस ओर से करते हैं जिधर त्रिबंध पहले आता है। आप उसमें भी देख रहे थे, यहाँ भी आप गिनती उधर से करेंगे जिधर से त्रिबंध पहले आता है। उसके बाद से देखिए यहाँ पर पहचान में दिया गया है कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। IPAC नाम जब लिखेंगे तो जो आल्क होगा उसमें Y जोड़ देंगे। सूत्र जो होगा CnH2n-2 होगा। और एल्काइन के IPAC नाम कैसे लिखते हैं, देखिए
एल्काइन के नाम लिखने के लिए n बराबर 2 लिखेंगे तो C2H2 हो जाएगा और एथ लिख करके YN जोड़ देंगे। 3 रखेंगे तो C3H4, 3 कार्बन है, केवल कार्बन पर ही ध्यान देना है, तो प्रोप लिख करके YN जोड़ देंगे। 4 आप लिखते हैं तो ब्यूट लिख कर YN जोड़ देंगे। 5 अगर होता है तो पेंट लिख करके आप चाहें तो 1 IN जोड़ देंगे। 4 है तभी आप देखिए काउंट करिए इसको, जिधर से आपका ट्रिपल वन पहले आता है इधर से करते हैं तो यहाँ पर देखिए 1 2 2 पर आता है तो ब्यूट लेकर 2 लिख करके YN जोड़ देंगे। उसके बाद से एक और चीज़ आता है जिसका नाम होता है शाखाएं या श्रृंखलाएं। तो बता सकते हैं कि जब किसी कार्बन के साथ ऊपर या नीचे जो छोटी श्रृंखला होती है उसी को शाखाएं या श्रृंखला कहते हैं। उदाहरण IPAC नाम लिखते समय शाखा के साथ जुड़े कार्बन को एल्कील के रूप में लिखते हैं, यानी जो शाखा में होता है उसको एल्कील के रूप में लिखते हैं। देखिए कैसे हम लोग कुछ यौगिकों का IPAC नाम लिखेंगे। देखिए CH3 IPAC नाम लिखने का तरीका है, पहले आप एल्कील लिखेंगे यानी जो शाखा होता है उसको लिखेंगे, तब आल्क लिखेंगे, तब अंक लिखेंगे, तब समूह लिखेंगे। जैसे दिया CH3 CH CH2 CH, ये नीचे CH3 है तो इसी को हम लोग शाखा कहते हैं, एल्कील कहते हैं। हम लोग उधर से काउंट करेंगे कार्बन को जिधर से शाखा पहले आता है। देखिए इधर से करेंगे 1 2 नंबर पर शाखा आ गया तो इसका IPAC नाम लिखेंगे तो 2 लिखेंगे, और एक कार्बन है शाखा के रूप में तो आप इसको मेथिल लिखेंगे। 4 कार्बन होता है तो इसके लिए आप ब्यूटेन लिखेंगे। समझ रहे हैं, शाखा जो होगा पहले, अगर 1 कार्बन होगा तो मेथिल, 2 यहाँ पर होता है तो एथिल, 3 होता है तो प्रोपिल, तो 1 2 है तो मेथिल ब्यूटेन लिखेंगे। उसके बाद से दूसरा CH3 ये सब होता है उसको लिखिए, और देखिए सब ये शाखा के साथ जुड़ा हुआ है। जब इसका IPAC नाम लिखेगा, मैं एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पर मेथिल, यहाँ पर एथिल, यहाँ पर मेथिल, लेकिन अल्फ़ाबेटिकल में ABCD में जो पहले आएगा ना वह उसी को हम लोग लिखते हैं। जैसे एथिल है, एथ पहले आता है तो उसी को लिखते हैं। यहाँ पर 3 है तो 3 एथिल लिख देंगे। फिर आपके देखिए यहाँ पर भी मेथिल है 4 नंबर पर, 2 नंबर पर तो 2। देखिए जब भी आप शब्द लिखेंगे और उसके आगे पीछे अंक लिखेंगे तो बीच में डैश का चिन्ह अवश्य लगाएंगे, नहीं तो ये IPAC नाम गलत हो जाता है। और जब डबल अंक लिखेंगे तो कामा करते हैं, तो 2 कामा 4 और डाई मेथिल। देखिए यहाँ पर भी मेथिल है और यहाँ पर भी मेथिल है, यहाँ पर भी मेथिल है, तो आप डाई मेथिल और कार्बन की संख्या 6 है तो हेक्सेन आप इसको लिख सकते हैं। इसी तरीके से एक और IPAC नाम देख रहे हैं CH3 CH CH CH3, यहाँ पर CH3 C2H5 है, आप इसका नाम लिखेंगे तो देखिए 3 नंबर पे एथिल तो 3 एथिल, और जब 2 मेथिल लिखेंगे और यहाँ पर कार्बन की संख्या 4 होती है तो ब्यूटेन आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से शाखा वाले जो पदार्थ होते हैं उसका हम लोग नाम को क्या करते हैं, लिखते हैं। आइए उसके बाद से और भी देखते हैं CH3 CH ये सब लिखा गया है। अब देखिए इसमें एक चीज़ मैं बता दूं, अब शाखा को ध्यान में नहीं रखेंगे, अगर डबल बांड ट्रिपल बांड आ गया ऊपर लिखा भी गया है तो हम लोग गिनती उधर से करते हैं जिधर से डबल बांड पहले आए। देखिए यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 हो रहा है। अब इसमें 4 नंबर है तो 4 एथिल लिखेंगे, 3 मेथिल लिखेंगे, फिर पेंट लिख करके 1 इन लिख देंगे, क्योंकि डबल बांड के लिए हम लोग इन लिखते हैं। उसके बाद से आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो जब आगे चलेंगे तो एक दिया गया CH3 CH सिंगल 1 C, ऊपर आपका देखिए ये दिया गया इस तरीके से। इसमें भी काउंट हम लोग उधर से करते हैं जिधर से पहले आता है, तो 1 2 3 4 5। तो आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो पहले तो आप भाई वह लिखेंगे जो शाखा होगा, तो 3 कामा 3 डाई मेथिल, यहाँ भी मेथिल ऊपर भी मेथिल, 3 कामा 3 डाई मेथिल, तब आप पेंट लिखेंगे 5 कार्बन है 1 लिख करके Y यानी आइन लिख देंगे, क्योंकि ट्रिपल बांड के लिए आइन जोड़ते हैं। तो इस तरीके से लिखते चले जाएंगे। उसके बाद से एक बात होती है जिसका नाम होता है समय होता। तो बता सकते हैं कि वे यौगिक जिनका अणु सूत्र समान होता है लेकिन संरचना अलग अलग होता है तो उसे समझौता कहते हैं। अणु सूत्र समान होगा लेकिन संरचना अलग अलग। उदाहरण में देखिए ना, यह भी ब्यूटेन है C4H10 और ये भी ब्यूटेन है C4H10, लेकिन संरचना अगर आप बनाते हैं तो CH3 CH2 CH2 CH3, इसका नाम होगा केवल ब्यूटेन। अगर इसकी सेम होते ही कंडीशन रहती है CH3 CH CH3 संरचना और गिनेंगे इसका तो इसका भी मान उतना ही होगा, लेकिन इसका शाखा के रूप में मेथिल है तो 2 मेथिल प्रोपेन हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद से एक और चीज़ आता है जिसका नाम होता है विषम परमाणु। तो आप बता सकते हैं कि जब किसी यौगिक से हाइड्रोजन को हटा करके उसके जगह पर
क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन चले जाते हैं, उसे विषम परमाणु कहते हैं। जैसे आपको मैं बता दूं, यहाँ पर देख रहे हैं कि CH3 है, यहाँ 4 होना चाहिए, एक हाइड्रोजन हट गया है, इसके साथ क्लोरीन आ गया है, तो इसको क्लोरोमीथेन कहते हैं। पीछे से नाम लिखते हैं, क्लोरो, सी के लिए क्लोरो, और एक कार्बन है तो मीथेन। देखिए यहाँ पर 2 है तो डाई क्लोरो, इसके लिए 2, इसके लिए डाई क्लोरो, एक कार्बन के लिए मीथेन, ट्राई क्लोरो मीथेन लिख सकते हैं। 4 आप देखते हैं तो इसके लिए टेट्रा क्लोरो मीथेन आप लिख सकते हैं। उसके बाद से आगे जो बढ़ेंगे तो आता है एक चीज़ आपका समजातीय श्रेणी। तो कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनका समान सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है उसे समजात श्रेणी कहते हैं, तथा उसके सदस्यों का समजात गण कहते हैं। देखिए आप जरा देखिए यहाँ पर CH3OH मेथनॉल होगा। अभी आगे आप इसको पढ़ेंगे, CH3 CH2OH एथनॉल होगा, क्योंकि 2 कार्बन होता है, OH होता है तो OL जोड़ देते हैं, CH3 CH2 CH2OH प्रोपेनॉल होगा। अब यहाँ से समझते हैं कि जो समजात श्रेणियाँ होते हैं इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या गुण होते हैं। तो देखिए, पहला, सभी सदस्यों का एक ही क्रियात्मक समूह होता है, पहला बता सकते हैं, सभी सदस्यों का एक ही क्रियात्मक समूह होता है। दूसरा बता सकते हैं कि सभी सदस्य को एक समान सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। उसके बाद से कुछ और आगे बढ़ते हैं तो और भी आता है आपका, जैसे तीसरा बता सकते हैं कि प्रत्येक क्रमागत सदस्यों के अणुसूत्र में CH2 का अंतर होता है। अभी आप देख रहे थे CH3OH था, अगला देख रहे थे CH3 CH2, तब OH था। आप डी बता सकते हैं प्रत्येक क्रमागत सदस्य के अणु भार में 14U का अंतर होता है। और ई बता सकते हैं कि किसी एक सदस्य का गुणधर्म के आधार पर सभी सदस्यों का समान गुणधर्म ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आपके कुछ समजातीय श्रेणी के लक्षण थे। उसके बाद से एक और आता है जिसका नाम होता है प्रक्रियात्मक समूह। बता सकते हैं परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जो यौगिक के अभिक्रियाशीलता बताती है और उसके विशिष्ट गुणधर्मों को सुनिश्चित करती है, प्रक्रियात्मक समूह कहलाती है। तो बता सकते हैं कि परमाणु या परमाणुओं का समूह जो यौगिक के अभिक्रियाशीलताओं को बताती है और उसके विशिष्ट गुणधर्मों को सुनिश्चित करता है, प्रक्रियात्मक समूह कहलाता है। जैसे एल्डिहाइड का प्रक्रियात्मक समूह आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर CHO लिख सकते हैं, एल्कोहल के लिए OH लिख सकते हैं, कीटोन के लिए CO लिख सकते हैं, कार्बोक्सिल के लिए COOH हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो बस आज के लिए यहीं तक।